गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 2 है। कल क्लास फर्स्ट हुई थी और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भाषा का विकास, बोली विभाग व उपभाषा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास के 3 चरण होते हैं। भाषा विकास के कितने चरण होते हैं? 3। तो पहला क्या है? बोली, दूसरा विभाषा और तीसरा मानक। बोली क्या है? तो जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे यह भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। भाषा का सबसे छोटा व सीमित रूप ही बोली है, यानी कि जो भाषा है उसका सबसे छोटा और सीमित रूप ही बोली है। मुख्यतः स्थानीय घरेलू बोलचाल की भाषा, जैसे हम घर में बोलते हैं, स्थानीय हो गई। सब बाहर कहीं जाते हैं क्या तो बोली ही तो जाती है। देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य। देशज यानी कि जो देश के में बोले जाने वाले शब्द और जो घर में बोले जाते हैं वो शब्द। कोई निश्चित लिपि नहीं है, यानी कि बोली जो है उसकी कोई निश्चित लिपि नहीं। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, लेकिन बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं है। साहित्यिक रचनाओं का अभाव। साहित्यिक रचनाओं का अभाव। व्याकरण की दृष्टि से विसंगतियां पाई जाती हैं, यानी कि जो व्याकरण है हमारी उसके हिसाब से इसमें क्या पाई जाती है? विसंगतियां। अगला है मुख्य रूप से भाषा का मौखिक रूप। मुख्य रूप से भाषा का मौखिक रूप। जो बोली होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक ही आता है, क्योंकि जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी वो क्या होती है? हमारी बोली। थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियों में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर आइए अंतर, जैसे कि हम घर हैं या फिर हम किसी अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में पहुँच गए तो वहाँ क्या पाया जाएगा? इन बोलियों में अंतर। सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे भाषा का प्रारंभिक रूप। अब पढ़ेंगे हम विभाषा। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? भाषा के बारे में। अब पढ़ेंगे विभाषा के बारे में। बोली का अपेक्षाकृत विस्तृत रूप, कई जिलों अथवा राज्यों तक फैलाव। साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। विभाषा लिपिबद्ध होती है। उदाहरण ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली आदि। यानी कि जो विभाषा है वो किस किस में? जैसे ब्रजभाषा है, अवधी है और मैथिली। अब पढ़ेंगे उपभाषा। उपभाषा में उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। समान प्रकृति की बोलियों को एक उपभाषा वर्ग में संगठित रखा जाता है। एक उपभाषा वर्ग की बोलियों का उत्पत्ति का स्रोत एक ही होती है। आगे पढ़ेंगे हम। एक उपभाषा वर्ग में कई बोलियां बोली जाती हैं। ये जैसे एक उपभाषा वर्ग में कई बोलियां आ सकती हैं। जैसे हिंदी के 5 उपभाषा वर्ग हैं और 17 बोलियां हैं, यानी कि 5 उपभाषा वर्ग हैं और 17 बोलियां हैं। तो इन सबको प्लस करके कितना हो जाता है? 22। यानी कि हमारे संविधान में भी, संविधान के भाग 8 में भी बताया गया है कि हमारी भाषा कितनी है? 22। तो हमारा फर्स्ट है पश्चिम हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में है 5 बोलियां। राजस्थानी हिंदी, इसमें है 4 बोलियां। पूर्वी हिंदी, यहाँ पर 3 बोलियां। बिहारी हिंदी 3 बोलियां और पहाड़ी हिंदी 2 बोलियां। आगे आते हैं मानक भाषा। मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा। विभाषा का व्याकरण द्वारा परिष्कृत रूप। मानक व्याकरण उपलब्ध, मानक लिपि से सुसज्जित। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय भाषा।
परिनिष्ठित भाषा जब एक देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली समझी व लिखी जाती है तो वह अपने राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गौरव या साहित्य के कारण राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। यानी कि जो भाषा, जैसा हम घर में बोलते हैं वो भाषा एक अलग होती है, अलग ही तरीके से बोलते हैं, लेकिन जो समाज में राजनीतिक तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे साहित्य के रूप में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा। पूरे देश को भावात्मक राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। अधिकतर देशों में संविधान द्वारा एक या एक से अधिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। उदाहरण फ्रांस की फ्रांसीसी, रूस की रूसी, जापान की जापानी, श्रीलंका की सिंहली व तमिल आदि। अब भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। अब पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा किसी राज्य देश के सरकारी कामकाज शासन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। यानी कि जो हमारी राज्य भाषा होती है, इसी के द्वारा जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, सरकारी काम होते हैं, वो पूरे किए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण। मध्यकाल में भारत में प्रशासन की परिभाषा फारसी थी। अंग्रेजों के समय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी थी। आज़ादी के बाद हमारी संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा घोषित किया। हिंदी अंग्रेजी के साथ भारत की राज्य भाषा है। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो अंग्रेजी के साथ हमारी राज्य भाषा है, और वैसे हमारी मातृभाषा भी हिंदी ही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो शायद हम भी आगे बढ़ जाएं। थैंक यू।